पार्ट 3 के शुरुआत में दिखाते हैं कि हायो मंदिर आई होती है अपनी कसम पूरी करने के लिए, और वहीं वो स्लिप्स देख रही होती है जिसमें जी ने अपने खून से लिखा था कि हायो सेफ रहे, और यही चीज उसके दिल को छू लेती है। उसके बाद वहीं उसकी मुलाकात जी हैंग से होती है, लेकिन सीक्रेटली, जब जी वहाँ नहीं होता। पर जी हैंग उसे अब हायो पर शक होने लगता है और वो उससे पूछता है कि तुमने जी के लिए अपनी जान दांव पे क्यों लगाई। अब ये मत कहना कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। पहले तो ये सुनकर वो चुप हो जाती है, लेकिन फिर शांत रहकर एक्सप्लेन करती है कि जो उसने किया वो कोई इमोशनल डिसीजन नहीं था, बल्कि एक प्लान था। और कहती है कि अगर जी मर जाता तो हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती और जो कार्गो यानी गुड्स हैं वो वेहाव जैसे लोगों के हाथ लग जाता। फिर वो बताती है कि मैंने डूशन टेम्पल के एक मॉन्क के थ्रू तुम तक मैसेज भी भिजवाया था, लेकिन ये सुनकर वो झूठ कह देता है कि मुझे तो कोई मैसेज नहीं मिला। उस वक्त मैं खुद इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में था और जी के लोग मुझ पे हर वक्त नजर रखे हुए थे। फिर वो ये बात भी रिवील करता है कि मैंने हम दोनों को बचाने के लिए सारी गलतियां और लीक्स जियाली पर डाल दी है। फिर वो हल्का सा झूठ मूठ का दिखावा करते हुए कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी रिकवरी के बारे में जल्दी नहीं पूछा। लेकिन फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा मुद्दे पर आता है कि खोए हुए गुड्स कहाँ पर हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला। तो हायू कहती है कि नहीं, उससे भी इस बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला है। तो जी हैंग पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। तो हायू कहती है कि जी उन गुड्स को जल्दी ही ढूंढ लेगा और मैं अपने गॉड फादर से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करके ही रहूंगी कि सारन पोर्ट के सारे क्रिमिनल्स को जस्टिस तक ले जाऊं। अब जैसे ही हायू वहां से जाने लगती है तो सामने अचानक जी को खड़ा हुआ पाती है। वैसे वो इन दोनों से दूर था तो उसने इनकी बातचीत नहीं सुनी थी। वैसे जी के वहां आते ही पूरा मूड चेंज हो जाता है और हायू वो उसे बताती है कि जी हैंग मुझसे उस दिन ब्रिज पर जो हादसा हुआ उसके बारे में पूछ रहा था। अब जी हायू को अपनी साइड कर लेता है जैसे वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो, और जी हैंग को सीधा वार्न करता है कि हायू मेरी वूमेन है, अगर कोई भी इलीगल बात करनी है तो मेरे लॉयर के थ्रू करो। अब जी हैंग उसकी बात सुन के चुप हो जाता है और सिचुएशन वहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद वो हायू को लेके वहाँ से चले जाता है। बाद में हायू उससे पूछती है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि कार्गो मिसिंग है। तो जी थोड़ा गिल्टी फील करते हुए कहता है कि सॉरी, सिचुएशन बहुत अनस्टेबल थी और जो हम यूके भागने का प्लान बना रहे थे उसे भी अब पोस्टपोन करना पड़ेगा, पर डोंट वरी, मैं ये सब जल्दी हैंडल करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जी अच्छा टाइम बिताने के लिए हायू को ऑर्फनेज लेकर आता है और वहाँ सारे बच्चे मिलकर हायू को घेर लेते हैं और रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि दीदी प्लीज हमारे लिए पियानो बजाओ। अब हायू हल्का सा स्माइल करती है और पियानो बजाने बैठ जाती है और सब बच्चे मिलकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाने लगते हैं। उस वक्त जी हायू को प्यार से देखते हुए जैसे ही अपने मुंह में सिगरेट डाल नहीं चाहता है कि हायू के घूरने पे चुपचाप मुंह दूसरी साइड करके सिगरेट वापस जेब में रख देता है। और तभी एक बच्चा वहाँ आके जी को हायू के पास ले आता है और उसके चेहरे पे पहली बार वो एक रेयर सा सुकून देखता है, जैसे उस मोमेंट वो बस एंजॉय कर रही है और पूरा टाइम वो उसे देखता ही रहता है। उसके बाद दोनों बीच पे आके खुलकर मस्ती करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और सब कुछ काफी शांत लग रहा होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है और इसलिए अब ये दोनों कार में बैठे होते हैं और बातें करते हैं। और जब ये दोनों घर आते हैं तब भी हायू के चेहरे पे खुशी बनी रहती है, वो भी एकदम जेन्युइन, और वो अपनी मस्ती में खेलते हुए घर आती है और जी तो बस उसकी खुशी में ही खुश होता है। अब जब दोनों दरवाजे तक आते हैं तब उनकी मेड आके बताती है कि आपके लिए एक पार्सल आया है। और जैसे ही हायू अपना वो पार्सल खोलती है तो उसके अंदर उसे एक ब्लड से भरा हुआ डिस्क मिलता है, जिसे देख वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। उसमें एक वार्निंग भी होती है कि अगर गुड्स 3 दिन में नहीं मिले तो तुम्हारे पूरे इलाके को खाक कर दूंगा। ये देखते ही जी का चेहरा सीरियस हो जाता है और जब जी अपने बंदों के साथ अपने बॉक्सिंग क्लब आता है तो वहाँ भी बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है डेथ यानी मौत। ये देख फेलोंग उसे बताता है कि सुपन जो सुचेंत का भाई है उससे पूरा यकीन है कि उसके भाई का मर्डर और गुड्स की चोरी आपने करवाई है, यानी दोनों के पीछे आप ही हो। देन वो आगे बताता है कि उनके लोग ऑलरेडी बदला लेना स्टार्ट कर चुके हैं, उन्होंने हमारे एरिया पे अटैक करा और कई लोगों के तो चेहरे तक काट दिए, यानी सिचुएशन अब और भी ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। फिर फेलोंग कहता है कि सुपन ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है जिसका नाम क्वान है और वो आपसे एक मीटिंग करना चाहता है। अब जैसे क्वान का नाम आता है तो टेंशन और बढ़ जाती है क्योंकि उसका जी के साथ पर्सनल और पुरानी दुश्मनी का रिश्ता है। वैसे ये क्वान कोई और नहीं शानमाओ ही है जिसने हायू को ट्रॉमा दिया था और उसके बदले जी ने सालों पहले उसकी पूरी फैमिली खत्म कर दी थी। फिर भी जी उससे मिलने के लिए जाता है लेकिन एंट्रेंस पे क्वान के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तो अब जी अपने तरीके से काम करता है, यानी अपना रास्ता खुद बनाता है। वो कार में बैठता है और तेज रफ्तार से एंट्रेंस तक ले जाता है और सारे गार्ड्स डर के मारे खुद ही साइड हो जाते हैं। अब जी अपने बंदों
के साथ अंदर जाता है तो देखता है कि वो तो आराम से अंदर बैठ के पार्टी कर रहा है। खैर जी के आने से उसकी पार्टी खत्म हो जाती है और अब दोनों ही इशारों में एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं। वैसे जी बस शांति से उसके साथ समझौता करके बात खत्म करना चाहता है, लेकिन लगता नहीं कि शानमो इतनी आसानी से मानेगा, क्योंकि वो जी से अपने पुराने अपमान का बदला लेना चाहता था और आज इतने अच्छे हाथ में आए मौके को वो ऐसे ही थोड़ी ना गवाएगा। वो कहता है आज मैं तुझसे अपना सारा हिसाब किताब पूरा करूंगा। फिर भी जी शांति से कहता है कि सुशांत की मौत के पीछे मेरा कोई लेना देना नहीं है और जहाँ तक रही गुड्स की बात वो मैं जल्दी ढूंढ के डिलीवर करवा दूंगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है जिसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और बल्कि इसके बदले मैं थाईलैंड के 3 रेस कोर्सेस भी देने को रेडी हूँ। लेकिन शानमा वो सीधा डिमांड करता है कि या तो मेरे सामने झुको या फिर हायू को मेरे हवाले कर दो, जिस बहाने मैं भी उसके साथ थोड़ा मजे कर लूंगा। और बस यही सुनकर जी गुस्से में आ जाता है। वैसे शानमा वो यही नहीं रुकता, वो हायू से रिलेटेड एक वर्क ऑफ आर्ट भी दिखाता है जो क्लियरली एक ट्विस्टेड वार्निंग होती है। वो वही वीडियो होता है जिसमें उसने सालों पहले हायू के साथ छेड़छाड़ की थी। ये देखते ही जी गुस्से में स्क्रीन को तोड़ देता है और कांच की टूटी हुई बोतल हाथ में लेके शानमा को बहुत डेंजरस टोन में वार्न करता है कि जो मेरा है उसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं अभी भी वही इंसान हूँ जो पहले था, यानी बिना रहम का। देन यहाँ दिखाते हैं कि हायू उस पार्सल में आई सीडी को लेकर बैठी होती है। तभी जी आकर उसे तसल्ली देता है कि अभी सब ठीक है और समझाता है कि अभी कुछ दिनों वो अलर्ट रहे और बिना फीहू के किसी भी जगह पे अकेले न जाए। देन वो ये भी सजेस्ट करता है कि क्यों ना तुम अभी यूके चले जाओ, यहाँ रहना थोड़ा रिस्की है। तो हायू कहती है नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी, जो भी हो हम दोनों सब साथ में फेस करेंगे। ये सुनकर जी को उस पर बहुत प्यार आने लगता है और वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है जो मैं हैंडल नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। और ये सुनकर वो उसे हक कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अंकल कुन को इन सब सिचुएशन की सारी खबर होती है और वो बस चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उन्हें एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाती है कि हायू जी की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब उनका बटलर सजेस्ट करता है कि क्यों ना हायू को किडनैप करके क्वान को दे दिया जाए, मैटर खत्म हो जाएगा। लेकिन अंकल कुन वो तुरंत मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर हमने जी को इतना पुश किया ना तो जो भेड़िए का बच्चा मैंने पाला है वो मॉन्स्टर बन जाएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। और उनकी ये सारी बातें जी हैंग भी बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जी डिसाइड करता है कि वो सुपन का सामना खुद करेगा, यानी उससे अकेले मिलने जाएगा और वो अपने बंदों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता है कि तुम दोनों यहीं रुको और टेरिटरी संभालो और हायू पर नजर रखो, उसे बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना। अब हायू को ये 24 घंटे चलते फिरते सीसीटीवी बिल्कुल पसंद नहीं आते। उसे लगता है कि जैसे वो कोई पिंजरे में बंद हो। ये सब कहते हुए वो फेहू से कैजुअली कहती है मुझे उस पुरानी शॉप के वेंटन्स खाने। अब फेहू को लगता है कि सब नॉर्मल है और इसी बहाने हायू उससे स्लिप करके निकल जाती है और सीक्रेटली जी हैंग से मिलने आती है और सीधा मुद्दे की बात करती है कि मुझे लगता है कि जो मिसिंग गुड्स हैं वो एक्चुअली क्वान के पास ही हैं। और ये बताते हुए वो उसे तुरंत एक्शन लेने को बोलती है कि हमें अभी मूव करना होगा क्योंकि वक्त हाथ से निकला जा रहा है। तो जी हैंग कहता है मैं जानता हूँ। तो हायू कहती है तुम्हें ये बात कैसे पता? तो वो कहता है कि पुलिस में मेरे और भी खबरी हैं। अब हायू कहती है कि ठीक है और वहाँ से जाने लगती है। तो जी हैंग उसे रोक लेता है और वो उसके चेस्ट से टकरा जाती है। देन जी हैंग कहता है तुम चीज से छुटकारा पाके फ्री होना चाहती हो ना? तो हायू कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी बस ये सब खत्म हो जाए। तो जी हैंग कहता है फिर हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। ये सुनकर वो कुछ नहीं कहती है और जब मीटिंग के बाद वो वहाँ से निकलती है तभी उस पर अटैक हो जाता है और उसे कुछ सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलता। उसे बेहोशी का ड्रग दे दिया जाता है जिससे वो बेहोश होने लगती है और तभी उसे स्ट्रगल करते करते उसके हाथ में उसकी शर्ट का बटन आ जाता है और फिर वो पूरी तरह बेहोश हो जाती है। देन अगले सीन में पता चलता है कि हायू का किडनैपर कोई और नहीं जी हैंग खुद है। वो हायू को सीधा लाके क्वान को दे देता है और उससे खतरनाक डील करता है कि तुम हायू को चारा बनाओ और जी खुद ब खुद तुम्हारे चंगुलों में फंस जाएगा। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि जब वो आएगा तुम उसके गुड्स ले लेना और उसे खत्म कर देना और उसके बाद हायू को मुझे वापस दे देना, मैं उससे बचा के हीरो बन जाऊंगा। मतलब ये एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहता है, यानी कि जी भी खत्म हो जाए और
हायू उसके एहसानों तले जिंदगी भर दबे रहे और अब हायू उसके इस गेम का प्यादा बन चुकी थी। वैसे क्वान को उस पर डाउट होता है। तब जीहेंग अपना असली गेम दिखाता है। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ इतना ब्लैकमेल मटेरियल है कि तुम 10 साल तक जेल में सड़ोगे, इसलिए मेरे खिलाफ जाने की तो कोशिश भी मत करना। उसका मेन मोटिव क्लियर होता है कि वो जी से उसकी हर चीज छीन लेना चाहता है। अब वो उस पर प्रेशर डालते हुए कहता है कि मेरी डील मान लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा गुड्स शिफ्ट करने में, ताकि सुपान तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी न कर सके। इसलिए अब क्वान उसकी डील मान लेता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जी को हायू के कुछ किडनैपिंग फोटोज मिलते हैं और फोटोज के पीछे एक एड्रेस लिखा हुआ होता है और तभी उसे क्वान का कॉल आता है और वो उसे कहता है अगर हायू को जिंदा देखना चाहते हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ अकेले आओ। उसके बाद वो वार्निंग भी देता है कि अगर तुम अपने साथ कोई भी हथियार या अपने आदमियों को साथ लाए तो मैं हायू की सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता। तो जी गुस्से में कहता है अगर हायू को कुछ भी हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ये कहते कहते अकेले गाड़ी में बैठ के निकल पड़ता है और 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं करता। लेकिन रास्ते में उसे सुपन रोक लेता है जो अपने भाई सुशांत की मौत का बदला लेना चाहता है उससे। वो गुस्से में होता है लेकिन जी सरप्राइजिंगली शांत रहता है। वो उसे समझाता है कि मैंने तेरे भाई को नहीं मारा है। फिर वो उसे इनवाइट करता है कि ठीक है, अगर तुझे लगता है कि मैंने तेरे भाई को मारा है तो चल मेरे साथ क्वान के पास, वहाँ तुझे सच पता चल जाएगा। और वो उसे ये भी विश्वास दिलाते हुए कहता है कि मैं अकेला हूँ तो तुझे मुझसे कोई खतरा भी नहीं है, जबकि हम जहाँ जा रहे हैं वो सब तुम्हारे लोग हैं, तो मैं क्या ही परेशानी खड़ी करूंगा। इसी दौरान दिखाते हैं कि क्वान हायू को डराने की कोशिश कर रहा होता है बट वो बिल्कुल नहीं डरती बल्कि शांत रहती है। तभी क्वान को जी के आने की आवाज आ जाती है। अब बाहर जी क्वान के गुंडों से लड़ने में बिजी हो जाता है और सुपन वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। और यहाँ क्वान हायू को उसी कंटेनर में लॉक करके उस कंटेनर के ऊपर बैठ जाता है और हायू अंदर अंधेरे में काफी डर रही होती है। अब जी क्वान के सारे गुंडों को हरा देता है और उससे पूछता है कि हायू कहाँ पर है। तो वो बताता है कि हायू इस शिपिंग कंटेनर के अंदर है। फिर वो जानबूझकर उस कंटेनर की चाबी को बहुत सारे कांच के टूटे हुए टुकड़ों में फेंक देता है और कहता है कि हायू को अंधेरे में डर लगता है, देखते हैं तुम उसे कैसे बचाते हो। और फिर उसे नीचा दिखाते हुए ऑर्डर देता है कि कुत्ते की तरह घुटनों पर बैठो और अपने हाथों से उस चाबी को ढूंढो। अब जी बिना सोचे समझे उस कांच के ढेर में कूद पड़ता है और डेस्परेट होके चाबी ढूंढने लगता है। तो वहीं अंदर हायू अपने डर से जीतने की कोशिश करती है। वो हार नहीं मानती, धीरे धीरे उठकर अपने हाथों की रस्सियों को एक चाकू की मदद से खोलने की कोशिश करती है। तो वहीं बाहर जी के हर एक बीते सेकंड के साथ उसके हाथ कटते जा रहे होते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। अब क्वान काउंटडाउन शुरू कर देता है और जैसे लास्ट मोमेंट आते हैं जी फाइनली चाबी को ढूंढ लेता है और जल्दी से उस कंटेनर को खोलता है। खोलते ही सामने उसे हायू खड़ी हुई दिखती है और हायू उसे देखते ही उसे दौड़ के जाके हक कर लेती है। लेकिन क्वान उसका तो कभी इरादा था ही नहीं उसे जिंदा छोड़ने का। जी भी ये समझ चुका था, इसलिए वो उसे कहता है तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो हायू को जाने दो। बट वो नहीं मानता। तो जी कहता है कि एटलीस्ट मेरे मरने से पहले मेरे लास्ट विश के तौर पे मुझे एक सच बता दो। तो क्वान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और कहता है कि ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, बोलो क्या जानना चाहते हो। तो जी पूछता है तुमने वेहा और जियाली का साथ देके उन्हें क्यों फंसाया। और बस यहीं से अब क्वान सारा सच उगलना शुरू कर देता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जियाली ने वेहा को जब गोली मारी थी तो उसके बाद क्वान वहाँ पर आया था और उसने ही उन दोनों की मदद करी थी। प्रेजेंट में वो एरोगेंट टोन में कहता है कि हाँ, मैंने ही सुशांत को मारा और तुम्हें फंसाया ताकि पावर मेरे हाथ में आ जाए। फिर वो और भी रिवील करता है कि जियाली को भी मैंने ही मैनिपुलेट किया, ये सब कुछ मेरा प्लान था ताकि तुम खत्म हो जाओ और मैं साउथ ईस्ट एशिया का किंग बन जाऊं। लेकिन यही कन्फेशन उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तभी अचानक सुपान जो शुरू से छुपा हुआ था वो बाहर आता है और क्वान को गोली मार देता है, ये कहते हुए कि ये मेरे भाई के लिए है। दरअसल ये सब कुछ जी के प्लान का ही एक पार्ट था। अब सुपन को सच्चाई पता चल गई थी तो वो जी का पीछा छोड़ देता है और ये सब कुछ जीहेंग छुप कर देख रहा था। अब जल्दी से वो गुड्स को सिक्योर करने आता है लेकिन तभी जी भी वहाँ आ जाता है और जीहेंग पर पीछे से गोली चलाने लगता है मगर वो बच जाता है। और अब हायू भी वहाँ पर आ जाती है तो जीहेंग उसकी तरफ एक गोली चला देता है ताकि जी का ध्यान भटक जाए, मगर वो हायू को प्रोटेक्ट करते हुए जीहेंग पर गोलियां चलाने लगता है और एक गोली उसके कंधे को छू के निकल जाती है। अब जीहेंग जैसे तैसे करके वहाँ से भागता है। तभी फेलोंग वहाँ पर आ जाता है तो जी उसे जीहेंग के पीछे लगा देता है और तब तक बाकी लोग गुड्स को सिक्योर करते हैं और शिफ्ट करने लगते हैं। तो वहीं यहाँ जब फेलोंग जीहेंग के पीछे पड़ा होता है तो जीहेंग उसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए उसके सामने पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के आ जाता है और तभी बाकी पुलिस के आने की आवाज भी आ जाती
जाती है ताकि ऐसा लगे कि वो अभी अभी यहाँ पर पहुँचे। अब दिखाते हैं कि सब जने पुलिस स्टेशन में होते हैं और उनसे इंट्रोगेशन हो रही होती है। तो जी बड़े एटीट्यूड में लेकिन शांति से कहता है कि हम लोग यहाँ खुद विक्टिम्स हैं, मेरी वाइफ किडनैप हुई, मैं इंजर्ड हुआ और आप लोग हमें प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए और ऊपर से कल्प्रिट को पकड़ने की जगह हमें यहाँ बैठा रखा है। अब पूरी बात को छोड़ के ये पत्नी वाला वर्ड सुनकर जी हैंग कहता है कि तुम दोनों लीगली शादीशुदा नहीं हो। तो जी भी कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और अब उन दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। तो दूसरा ऑफिसर उन दोनों को शांत करवाता है। अब जी हैंग दूसरे इन्वेस्टिगेशन रूम में आता है जहाँ हायू होती है। वो वहाँ के सारे कैमरास और ऑडियो सब बंद करके कहता है कि अब हम दोनों बात कर सकते हैं। फिर वो उससे गुड्स के बारे में पूछता है तो वो सिर्फ इतना कहती है कि मुझे किडनैप किया गया था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। और वो क्लियरली डिनाई करती है कि ना तो मुझे उन मिसिंग गुड्स के बारे में कुछ पता है और ना ही वेयर हाउस में शूटर्स का। वैसे हायू को पता चल चुका था कि जी हैंग ने उसे किडनैप किया था उस बटन की मदद से जो किडनैप होते टाइम उसके हाथ में रह गया था, लेकिन फिर भी वो उसकी आंखों में देखती है और अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल में रखती है। अब जी हैंग अपनी तरफ से उसके लिए झूठी चिंता दिखाता है। तो हायू कहती है क्या तुम सच में मेरे लिए परेशान थे? अगर आज जी और सुपन नहीं होते तो मैं कब का मर चुकी होती। अब जी हैंग को जी का नाम सुन के गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ उसका करावा दिखता है, मेरा कभी नहीं दिखता। फिर वो हायू को गिनवाने लग जाता है कि उसने उसके लिए क्या क्या किया है ताकि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो और इस चक्कर में वो कितना इंजर्ड हुआ है, क्या उसे वो सब नहीं दिखता। फिर वो उसकी ही लॉयल्टी पे सवाल उठाने लग जाता है कि सच बताओ, क्या तुम सच में जी से प्यार करने लगी हो, अपने गॉड फादर को धोखा देना चाहती हो? तो ये सुनकर हायू भड़क जाती है और गुस्से में कहती है मैं अपने गॉड फादर को धोखा नहीं दे रही। और फिर शांति से उस बारे में बताती है जो भी आज हुआ और कुछ भी एक्स्ट्रा रिवील नहीं करती। अब जी हैंग कहता है तुम्हें जैसे ही गुड्स का पता चले तो मुझे बताना। अब ये देखकर हायू को उस पर और शक होता है कि ये गुड्स के पीछे ही क्यों पड़ा है। खैर अब वो बाहर आती है और जी उसे फौरन से अपना कोट पहना कर उसकी चिंता करने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो हायू कहती है कि तुम्हें खुद लगी हुई है और तुम मेरी चिंता कर रहे हो। तो जी कहता है अरे ये कुछ भी नहीं है। तो हायू उसकी एक नहीं सुनती और डॉक्टर को घर बुलाने पर इंसिस्ट करती है और फिर दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि जी ने डॉक्टर को नहीं बुलाया होता है और वो अपने इंजरीज को हल्का दिखाने की कोशिश करता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, बस हल्की सी चोट है। लेकिन हायू उसकी हालत देखकर क्लियरली डिस्टर्ब होती है और इमोशनल होकर कहती है क्या होता अगर आज सुपन के लोग हमें नहीं बचाते तो। लेकिन जी को अभी भी बस हायू की ही चिंता होती है। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हो या क्या नहीं हो, उसके लिए बस हायू की सेफ्टी पहले आती है। अब उसका प्यार देख वो रोने लगती है तो जी उसे चुप करवाता है और पूछता है कि वैसे तुम किडनैप हुई कैसे। तो हायू थोड़ा हिचकिचाते हुए बताती है कि मैं बस शॉपिंग के लिए निकली थी, शॉर्टकट लिया और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम तो क्रिमिनल हो ना, यानी एक बैड गाय, तो फिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। अभी हायू के इमोशंस कम्प्लीटली उलझे हुए होते हैं, यानी कि उसका दिमाग कुछ और कहता है तो दिल कुछ और ही। अब जी उसके सवाल का जवाब उसे किस करके देता है। उसके बाद हायू जब उसे मेडिसिन पिलाने की कोशिश करती है तो वो कड़वी दवाई की वजह से मुंह बनाने लग जाता है और हायू के करीब जाके टीज करते हुए कहता है कि दवाई तो बहुत कड़वी है, क्या इसके बदले मुझे कुछ मीठा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये सुनकर हायू अब खुद आगे होके उसे किस करने लगती है और इसी मोमेंट पर उनके बीच एक अलग ही कनेक्शन दिख रहा होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि रिसेंट गुड्स की चोरी को लेकर जी काफी परेशान होता है और फेलोंग पर प्रेशर डालते हुए पूछता है कि क्या कुछ पता चला कि कौन था इसके पीछे। तो फेलोंग बताता है कि ये काम कुआन के बचे हुए लोगों का तो नहीं है, सुपान ने सब कैजुअलिटीज चेक की है और कोई भी मिसिंग नहीं है। फिर वो थोड़ा शक के साथ कहता है मुझे लगता है इसमें अंकल कुन का हाथ हो सकता है। लेकिन जी वो तुरंत मना कर देता है कि नहीं, अंकल कुन ऐसा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि अभी वो इलेक्शन में खड़े हुए और इतना बड़ा स्टेप लेकर वो अपने पॉलिटिकल कैंपियन को क्यों खराब करना चाहेंगे भला। देन इनकी इन्वेस्टिगेशन हायू के किडनैपिंग केस में भी अटक जाती है क्योंकि सुपन के लोग कन्फेस ही नहीं करते कि उस दिन हायू को आखिर किडनैप किसने किया। फेलोंग बस इतना बताता है कि उनसे बस एक बात पता चली है कि कोई मास्क पहना हुआ आदमी हायू को उन्हें देके गया था। अब इस सच तक पहुंचने के लिए जी उसे ऑर्डर देता है कि जहां से हायू किडनैप हुई उस जगह के सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करो और आसपास के लोगों से पूछताछ करो, मुझे एक एक डिटेल चाहिए। फिर वो हायू के बारे में पूछता है तो फेलोंग बताता है कि वो तो फेहू के साथ फॉर्चून टेलर के पास गई है। यहाँ ये दोनों फॉर्चून टेलर के पास मिलने आए तो होते हैं मगर फेहू को थोड़ा अनईजी फील होता है क्योंकि यहाँ रेंजी की मौत जो हुई थी। देन वो हायू से एक बात शेयर करता है कि मैंने वेहाओ के मुंह से एक बात सुनी थी जब वो नशे में था। उसने कहा था कि अंकल कौन
के लिए काम करने वाला एक ब्लैक कॉप था जिसने रेंजी को यहीं ट्रैक किया था। अब ये सुनते ही वो सोच में पड़ जाती है। खैर अभी वो अंदर आकर फॉर्च्यून टेलर से मिलती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी बच्चे के लिए प्रे कर रही हो, लेकिन हायू कहती है कि नहीं, अब मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। देन जब वो स्लिप ड्रॉ करती है तो फिर से उसे एक वर्स्ट लक वाला स्लिप मिलता है, यानी कि बुरी किस्मत। और फॉर्च्यून टेलर उसे वार्न करती है कि तुम अभी झूठे प्यार के जाल में फंसी हुई हो और एक ऐसी धुंध में हो जहाँ तुम्हें कुछ भी क्लियरली नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिर वो ये भी कहती है कि हर बुरी बर्बादी के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। अब ये सुनते ही हायू का दिमाग सीधा जीहेंग की तरफ चली जाता है। उसकी बातें, उसका प्रमोशन और उसके दिए हुए आजादी के प्रॉमिसेस, उसे अब उसकी हर चीज पे डाउट होने लगता है और अब उसे समझ आता है कि उसने जीहेंग पर ट्रस्ट करके कितनी बड़ी गलती कर दी। वो छत पर आकर खड़ी होती है, उसी जगह जहाँ लास्ट टाइम वो रेंजी से मिली थी। उस मोमेंट पे वो कहती है कि लोग कहते हैं अंधेरा कभी रोशनी नहीं बन सकता, पर मैं ये भूल गई थी कि रोशनी भी कभी भी अंधेरे में बदल सकती है। वो कहती है अगर जीहेंग अंकल कुन के साथ मिला हुआ निकला और मेरे गॉडफादर की मौत में उसका हाथ हुआ तो मैं सबको खत्म कर दूंगी, चाहे जो करना पड़े। अगले सीन में दिखाते हैं कि जी सुपन के साथ डील फाइनलाइज कर रहा होता है। उसका प्लान था कि अंकल कुन के 60th बर्थडे से पहले सब कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो इस डील को थोड़ा डिले करेगा क्योंकि उसे इलेक्शन के टाइम अननेसेसरी अटेंशन नहीं चाहिए। फिर वो प्यार से हायू से कहता है कि बस ये काम खत्म हो जाए, फिर मैं तुम्हें यूके ले जाऊंगा और क्रिसमस पर हम मिलकर स्नो देखेंगे। और हायू भी इस बार सरप्राइजिंगली सपोर्टिव लगती है। वो कहती है कि मैं अंकल कुन के लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार करना चाहती हूँ। फिर वो सजेस्ट करती है कि हम वही इंसान गिफ्ट करते हैं जो तुम्हें मेरे रूम में पसंद है। अब जी उसके इस प्यार भरे एटीट्यूड से सच में टच हो जाता है और उसे लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हायू आगे क्या करने वाली है। वो तो बस उसके साथ अपने टाइम को एंजॉय कर रहा होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जो गिफ्ट अंकल कुन को उनके बर्थडे पर दिया जाने वाला है उसमें हायू एक रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपा देती है। उसके बाद अंकल कुन का बर्थडे सेलिब्रेट होता है, लेकिन जानबूझ के ये सेलिब्रेशन लो प्रोफाइल रखा गया है ताकि उनकी पॉलिटिकल इमेज सेफ रहे। और इसी दौरान हायू चुपचाप अपना गिफ्ट बाकी गिफ्ट्स के बीच में रख देती है। अब पार्टी आगे बढ़ती है और जी काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और ड्रंक हो जाता है। तो हायू फेहू से कहती है कि तुम जी को घर ले जाओ और स्टाफ से बोलो कि सोबर होने का सूप रेडी रखे, मुझे ऑर्फनेज में एक इवेंट अटेंड करना है, तो मैं बाद में आऊंगी। इसलिए अब फेहू बिना डाउट किए जी को वहाँ से ले जाता है, लेकिन सच तो कुछ और ही होता है। हायू कहीं नहीं जाती, वो वहीं रुकती है अपने प्लान के रिजल्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। तो वही जीहेंग सीक्रेटली अंकल कुन से मिलने आता है और बर्थडे की बधाई देता है। फिर वो वही इंसेंस चलाता है जो हायू ने गिफ्ट किया था। देन वो अपनी सफाई में कहता है कि उस दिन जी को अरेस्ट करना सिर्फ मेरा एक प्लान था अपनी कवर मेंटेन करने के लिए और गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब अंकल कुन उसकी बात से सेटिस्फाई लगते हैं और तारीफ भी करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। देन वो उससे प्रॉमिस भी करते हैं कि सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी रैंक वापस मिल जाएगी। अब जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तभी हायू उसे कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो वो बहाना बना देता है कि मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ। वैसे उसे नहीं पता था कि हायू उससे ही देख रही है और अब वो पूरी तरह कंफर्म हो जाती है कि उसके गॉडफादर की मौत के पीछे जीहेंग का भी हाथ है। अब दोनों मेमोरियल साइट पे मिलते हैं। हायू ने ये जगह जानबूझ के इसलिए चूज की होती है क्योंकि वो इमोशनली सेंसिटिव है, लेकिन जीहेंग थोड़ा अलर्ट रहता है। उसे लगता है कि शायद उसकी पोल खुल सकती है। तो वहीं हायू बिल्कुल कोल्ड रहती है और धीरे से कहती है कि फरिश्ते और शैतान अक्सर एक ही दिन पैदा होते हैं। वो ये इसलिए कहती है क्योंकि रेंजी और अंकल कुन दोनों का बर्थडे एक ही दिन होता है। अब जब जी रेंजी की मेमोरियल को साफ कर रहा होता है तभी पीछे से हायू चाकू निकाल लेती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जब जीहेंग पीछे मुड़ता है तो अचानक हायू के हाथ से चाकू गायब हो चुका था और वो वापस उसी जगह खड़ी हो जाती है जैसे पहले थी। और फिर वो सीधा जीहेंग को इन्फो देती है कि जी के गुड्स ली आइलैंड के डॉक पर छुपे हुए। और तभी इसी दौरान अंकल कुन को हायू का गिफ्ट मिलता है जिसमें एक डिवाइस होता है। अब यहाँ जैसे ही जीहेंग जाने लगता है तो हायू उसे रोक कर कहती है कि हमारा रिवेंज सक्सेसफुल हो। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इंट्रोगेशन रूम में हायू और जीहेंग के बीच जो भी बातचीत हुई थी वो हायू ने रिकॉर्ड कर ली थी और बस अब यही रिकॉर्डिंग अंकल कुन सुन रहे होते हैं। और यही तो हायू का गिफ्ट था अंकल कुन के लिए। उन्हें तो ये रिकॉर्डिंग सुन के ही धक्का लग जाता है कि उनका पला हुआ पालतू कुत्ता आज उनके खिलाफ चाले चल रहा है और उन्हें एक्सपोज करना चाहता है। और उसके बाद जब वो हायू की दी हुई इंसेंस स्मेल करते हैं तो धीरे धीरे उनकी तबीयत
तबीयत बिगड़ने लग जाती है और अब उन्हें समझ आता है कि जीहैंग और हायू दोनों मिले हुए हैं। यहाँ हायू अपनी पूरी जर्नी को याद करती है और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कानून के थ्रू जस्टिस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए वो खुद के तरीके से इंसाफ लेने का डिसाइड करती है। अब हायू अपने गॉड फादर से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा क्योंकि यही एक आखिरी रास्ता है चैंगफेंग ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का। यहाँ जीहैंग जैसे ही मेमोरियल से निकल के अपनी कार में बैठता है तभी अंकल कुन के लोग उसे ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग उसे ही क्यों ढूंढ रहे हैं। वो पैनिक करने लग जाता है और तभी उसके माइंड में एक बात क्लिक होती है कि जो इंसेंस उसने अंकल कुन के रूम में जलाई थी उसके कपड़ों से अभी भी वही स्मेल आ रही है। और अब उसे रियलाइज होता है कि हायू कब का समझ चुकी है कि अंकल कुन के साथ मिला हुआ ब्लैक कॉप वही है। यहीं से सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि जी और हायू चर्च में और एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। जी उससे प्यार से देखते हुए कहता है, याद है तुमने कहा था कि जब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम्हें चेरिश करूंगा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं इंसान हूँ या मॉन्स्टर, तुम मेरी उन चीजों को नजरअंदाज कर दोगी। वैसे अब तुम्हें सच से छुपने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ और अब एक राक्षस से इंसान बन चुका हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ रोशनी में खुल के जी सकता हूँ। देन वो हायू को एक स्टेबल लाइफ देने का प्रॉमिस करता है और प्रपोज करते हुए कहता है कि दोनों मिलकर एक चैरिटी फाउंडेशन शुरू करेंगे, यानी एक ऐसा फ्यूचर जहाँ सब कुछ हायू की ख्वाहिश के हिसाब से होगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब तो जी का एक सपना है और तभी फैलोंग आकर जी को झटके से उठाता है और उसे उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर निकालता है। उसके बाद वो जी को बताता है कि उन्होंने आखिरकार हायू के किडनैपर का पता लगा लिया है और साथ ही एक ऐसी चीज भी पता लगी है जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। फिर वो बताता है कि उन्होंने हायू के मोमेंट्स को सर्विलियंस फुटेज से ट्रैक किया तो पता चला कि वो हर कुछ दिन बाद जीहैंग से एक अबंडन डेजर्ट शॉप यानी आइस हाउस में मिल रही थी और खास बात ये थी कि वो हर बार उनके कार्गो डिलीवरी से जस्ट पहले मिलते थे। देन वो ये भी बताता है कि आज रेंजी का बर्थडे और इस वक्त हायू जीहैंग से उनकी मेमोरियल साइट पर मिलने गई है। वैसे इतने ही झटके काफी नहीं थे कि वो एक झटका और ऊपर से दे देता है, यानी बताता है कि हायू ने आपके नाम से अंकल कोन को जो गिफ्ट भेजा था यानी वो इंसेंस उसमें एक्चुअली जहर मिला हुआ था और उनकी हालत इतनी सीरियस हो गई थी कि वो लगभग मर ही गए थे, लेकिन जैसे तैसे उन्हें अभी अभी इमरजेंसी रूम में होश आया है। इसी दौरान दिखाते हैं कि जीहैंग को जैसे ये रियलाइज होता है कि वो फंस चुका है, वो हायू के पास आते ही उसका सर पकड़ के जोर से सिमेट्री पर दे मारता है क्योंकि उससे पता है कि वो हायू की वजह से इतनी बुरी तरह फंस चुका है कि पूछो मत। वो उस पर इल्जाम लगाता है कि वो तो मास्टर एक्ट्रेस निकली जो उसके और जी दोनों के साथ गेम खेल रही है। वो उसका गला दबाते हुए पूछता है कि उसे उसके प्लान्स के बारे में कब पता चला। तब हायू उसे वो बटन दिखाती है जो उसकी ही लालच का छोड़ा हुआ सबूत था। फिर वो रिवील करती है कि उसका पूरा प्लान सिर्फ उसे बर्बाद करने के लिए था, चाहे इसी में दोनों ही क्यों न डूब जाएं। इस पर जीहैंग कहता है लेकिन इन द एंड हम दोनों बिल्कुल एक जैसे निकले। वो उसे अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि कैसे वो एक अनाथ था जिसे अंकल कुन ने अडॉप्ट किया। वो जी को एक भेड़िया मानते तो वहीं उसे एक आम कुत्ते की तरह ट्रीट किया गया, सिर्फ एक वॉच डॉग जिसका काम था अपने मालिक को खुश रखना। देन आजादी और पावर की भूख में उसने डिसाइड किया कि जिंदा रहने का एक ही तरीका है कि वो हायू के साथ मिलके पूरे चैंगफेंग को ही खत्म कर दे। लेकिन तुम्हें जी से प्यार हो गया। तो हायू चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तो वो कहता है नहीं, हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। ये कहकर उस पर झपट पड़ता है तो हायू फौरन से चाकू निकाल कर उसके गले पे हमला कर देती है। तो जीहैंग कहता है मैंने कभी तुम्हें मारने के बारे में सोचा तक नहीं था, मैं बस ये चाहता था कि जी और अंकल कौन खत्म हो जाए और शिपमेंट में ले लूं और फिर हम दोनों साथ में रहें। लेकिन अब तुमने मेरे पास कोई और चारा नहीं छोड़ा है, तुम्हें मारने के अलावा मैं तुम्हें ले जाके अंकल कुन को दे दूंगा और सारा इल्जाम तुम पर डाल दूंगा क्योंकि अब यही एक रास्ता है मेरे बचने का। फिर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम मुझे मार ही नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे गॉड फादर ने तुम्हें अंधेरे में भी कानून का पालन करना सिखाया है। वैसे जीहैंग की बात सही तो होती है, हायू उसे मार नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वो रेंजी की मौत को याद करती है उसे अचानक से हिम्मत आ जाती है और वो जैसे ही उसे मारने जाती है कि तभी अचानक जी वहाँ आके जीहैंग को पीछे से गोली मार देता है। फिर जी जब उन दोनों के पास आता है तो जीहैंग उससे ताना मारते हुए बताता है कि हायू ने उसके साथ मिलकर कैसे उसे धोखा दिया। जी कुछ भी नहीं कहता, बस जीहैंग के मुंह खुलते वो 2-4 गोली और उसे मार देता है और वो खून से लथपथ मौत के करीब खड़ा होता है। फिर भी वो जी को ताना मारना नहीं छोड़ता। वो कहता है कि दुनिया के सामने तुम कितना स्मार्ट बनते फिरते हो लेकिन असलियत में तुम बहुत बड़े बेवकूफ निकले। फिर वो हायू के दिए हुए एक एक धोखे को उसके सामने रखना शुरू
करता है कि कैसे वो टेम्पल में उसके सामने जीहैंग से मिली, कैसे उसने वेहा को पकड़वाने के लिए इंफॉर्मेशन लीक की और कैसे फेक पेरेंटियल चेकअप्स के बहाने मैसेज पास करती रही। वो ये भी बताता है कि गुड्स में ट्रैकर लगाने वाली भी वही थी और जियाली को भी उसी ने फंसाया और इन सब के बावजूद वो विक्टिम बन के जी का ट्रस्ट जीतती रही। ये सब सुनकर जी कुछ रिएक्ट नहीं करता और एक लास्ट गोली मार के उसे खत्म कर देता है। अब वो हायू के हाथ से चाकू लेके उसके हाथ साफ करने लगता है, लेकिन उसे कुछ बोलता नहीं। तभी अंकल कुन के आदमी आकर उससे कहते हैं कि अंकल कुन ने तुम्हें और हायू को ओल्ड मेंशन बुलवाया है। अब जी हायू को लेके अंकल कुन के मेंशन आ जाता है, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत टेंस होता है। अंकल कुन के आदमी जी और फेलोंग से उनके सारे हथियार ले लेते हैं और उन्हें चेक करने के बाद जैसे ही वो हायू को चेक करने जाते हैं तो जी उन्हें तुरंत सख्त वार्निंग दे देता है कि हायू को हाथ भी मत लगाना। इसलिए अब वो लोग रुक जाते हैं और जी और फेलोंग आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हायू भी उनके साथ जाने के लिए आगे बढ़ती है तो अंकल कुन के आदमी उसे जाने से मना कर देते हैं। फिर भी हायू जिद करती है कि मैं जाऊंगी, तो वो लोग उसे पकड़ के कहते हैं कि तुम हमें उकसाओ मत। और बस यही सुनकर जी रुक जाता है और कड़क आवाज में कहता है, कहा था ना कि उसे हाथ मत लगाना। तभी अंकल कुन के बहुत सारे लोग वहाँ आ जाते हैं। जी उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि उसका फोकस अभी इस बात पर होता है कि उन्होंने हायू को अभी भी पकड़ा हुआ है और अब जो जो जी के रास्ते में आता है वो उन सबको मार गिराता है। इवन अंकल कुन के बटलर तक की जान ले लेता है। पूरे हॉल में लाशें ही बिछ जाती है। फिर वो अपने वफादार आदमी पूरे हॉल में तैनात करवा देता है और हायू से कहता है कि वो उसका फेलोंग के साथ यहीं वेट करे, क्योंकि उसे ऊपर जाके कुछ काम करना है, और जोर दे के कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे उसका इंतजार करना ही होगा। फिर वो ऊपर आकर अंकल कुन से मिलता है, जो अभी थोड़ा कमजोर हालत में होते हैं। वो जी को देखकर कहते हैं कि वो बिल्कुल उसी दिन जैसा लग रहा है जब वो पहली बार उससे मिले थे, यानी कि बिखरा हुआ और थका हुआ। उसके बाद अब जी से पूछा जाता है कि उसने ये सब प्लान कब से शुरू किया, तो जी सीधा कहता है कि ये सब उसी दिन से शुरू हो गया था जब अंकल कुन ने हायू पर शक करना शुरू किया था। उसके बाद अंकल कुन गहरी सांस लेते हुए अफसोस जताते हुए कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी भर भेड़िए और कुत्ते पाले, लेकिन आखिर में उन्हें एक जंगली बिल्ली ने हरा दिया। खैर, वैसे वो अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं। फिर वो जी को वार्न करते हैं कि तुम दोनों की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली है। तुम एक मॉन्स्टर हो और वो एक इंसान, दोनों की ही दुनिया अलग है। झूठ, शक और नफरत के इस समुद्र के बीच हमेशा के लिए अलग। अगर तुम अपना दिल निकाल के भी उसके लिए रख दोगे ना, तो भी वो कभी तुम्हारी नहीं होगी। देन अंकल कुन बताते हैं कि वो पहले ही अपने लॉयर से सब सेटल कर चुके हैं और वो अब भी जी को अपना सबसे बड़ा बेहतरीन सक्सेसर मानते हैं। फिर वो अपनी तलवार निकालकर जी को देते हुए कहते हैं कि अपनी किस्मत एक्सेप्ट करो और जैसे मैंने तुम्हें बड़ा किया है उसी तरह ये काम खत्म करो। अब जी जैसे ही तलवार लेने जाता है, अंकल कुन उस पर ही हमला कर देते हैं। वैसे जी ऑलरेडी ये सब जानता था, इसलिए वो खुद को बचा लेता है और अंकल कुन की ही जिंदगी खत्म कर देता है। अब खून के छींटे नीचे गिरते हुए देख हायू घबरा कर ऊपर आने के लिए भागती है, तो फेलोंग उसे रोक लेता है और तभी पीछे से अंकल कुन की लाश गिरती है, जिसे देख दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। पर बाद में हायू के चेहरे पर एक सुकून होता है इस बात का कि शायद वो जी नहीं है इसलिए। अब जी नीचे वापस आके हायू से सीधा सवाल पूछता है कि क्या तुमने कभी मुझसे सच में प्यार किया था। ये सुनकर वो कुछ नहीं कहती और उसे रोते हुए देख वो कहता है, रहने दो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमारे बीच के सारे रास्ते साफ हो चुके हैं और हमारे पास अब पूरी जिंदगी है, देख लेना एक न एक दिन तुम मुझसे प्यार कर ही लोगी। इसके बाद वो फेलोंग के पास आके ऑर्डर देता है कि ये बात फैला दो कि अंकल कुन ने पुलिस के साथ मिलकर काम करने की वजह से सुसाइड कर लिया, और ये डर भी फैला दो कि अगर कोई भी आज का असली सच बाहर लाने की कोशिश करेगा तो उनका अंजाम भी अपने पुराने बॉस जैसा ही होगा। अब जी घर आके एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठा होता है और डॉक्यूमेंट्स चला रहा था चेन स्मोकिंग करते करते। देन वो जाके शॉवर लेता है और अपने हाथों और बॉडी से खून के दाग धो लेता है, लेकिन फिर से वो उसी अंधेरे कमरे में आकर बैठ जाता है बिल्कुल चुपचाप, और ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है स्मोकिंग करते करते। अब अगली सुबह फेलोंग वहाँ पर आकर पर्दे वर्दे हटाता है ताकि उजाला हो और फ्रेश एयर अंदर आए। फिर वो जी को शुई की तरफ से आया हुआ गोल्ड एम्बोस्ड गिफ्ट के बारे में बताता है जो उसने काउंसलर जू की तरफ से भेजा था, और बताता है कि आपके यूके जाने का प्लान पूरी तरह फेल हो चुका है, क्योंकि अंकल कुन ने जो काउंसलर जू के साथ पहले बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे वो सब आपके नाम पे किए थे। उसकी बातों से पता चलता है कि सिचुएशन अब और भी ज्यादा बिगड़ गई है, क्योंकि काउंसलर के ग्रुप को अपने फायदे बचाने के लिए एक नया लीडर चाहिए था, क्योंकि अंकल कुन तो मर गए और अब जो गैंग के लीडर्स हैं वो जी को अब दुश्मनी भरी नजरों से देख रहे हैं। अब उस दौरान
दौरान फेलोंग दिल से माफी मांगता है क्योंकि 3 साल के दौरान जब भी जी को हायू पर शक हुआ था तो फेलोंग ही था जो हमेशा जी को हायू पर ट्रस्ट करने के लिए कहता रहा। तो जी कहता है मैंने तुम्हारी बात सिर्फ इसलिए सुनी क्योंकि मैं खुद भी उस पर यकीन करना चाहता था। उसके बाद वो हायू की हालत के बारे में पूछता है तो फेलोंग बताता है कि वो कई दिनों से कमरे में बंद थी, कुछ भी खाया नहीं है, आज भी जबरदस्ती उसे बाहर धूप में बैठाया है लेकिन तब भी उसने कुछ नहीं खाया। अब ये सुनकर जी का ध्यान बस एक ही चीज पर अटक जाता है कि हायू को कैसे भी करके खाना खिलाना है। उसे याद आता है कि हायू को एक शॉप के वेंटेंस बहुत पसंद है तो वो फेलोंग को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता है कि वहाँ से हायू के लिए वो लेके आओ। तो फेलोंग बताता है कि वो लोग पहले ही हायू के लिए वेंटेंस ला चुके हैं लेकिन उसने तब भी वो नहीं खाया। अब ये सुनकर जी तुरंत कहता है कि शायद प्रॉब्लम टेस्ट की है। देन वो बिना सोचे समझे ऑर्डर देता है कि उन कुक्स को ही यहाँ लेके आओ, जरूरत पड़े तो पूरा स्टॉल यहाँ शिफ्ट कर दो, पैसे की कोई परवाह नहीं है मुझे, मैं बस चाहता हूँ हायू खुश हो जाए। उसके बाद वो खुद उसे कुछ खिलाने के लिए आता है लेकिन हायू बस चुप रहती है, उसके चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं। अब फेलोंग जी के ऑर्डर पे वेंटेंस का पूरा स्टॉल ही घर बुलवा लेता है लेकिन हायू अब भी वैसी की वैसी रहती है। जी काफी कोशिश करता है लेकिन वो कुछ बोलती तक नहीं। देन वो उसे एक नए रूम में लाता है जिसमें एक ब्लैक कलर का ग्रैंड पियानो भी रखा हुआ है, बिल्कुल वैसा जैसा कि उसे पसंद है। एक पल के लिए हायू थोड़ा हैरान होती है लेकिन फिर से वापस वैसे की वैसी हो जाती है। तो जी उससे प्रॉमिस करते हुए कहता है कि हम उन ऑर्फनेज के बच्चों को यहाँ बुला सकते हैं जिनकी तुम परवाह करती हो, अगर तुम चाहो तो हम उन्हें अडॉप्ट भी कर सकते हैं या फिर तुरंत यूके शिफ्ट हो जाते हैं, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसकी बातों से समझ आता है कि इस मोमेंट पर वो हायू को खुश करने के लिए कुछ भी करने को रेडी था। ये सुनकर हायू कहती है जी अब मेरे से और नहीं होगा। ये सुनकर वो डेस्परेटली कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें लॉक नहीं करूंगा और ना डांटूंगा और ना ही तुम्हारा फोन तुमसे छीनूंगा। मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में भी नहीं पूछूंगा और ना ये पूछूंगा कि तुमने ये सब क्यों किया और ना कोई और तुमसे पूछेगा। प्लीज जो कुछ भी हुआ सब भूल जाते हैं ना। तब हायू फाइनली सच बोलती है कि हमारी पहली मुलाकात से मैं तुम्हें धोखा दे रही थी और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी सिर्फ इसलिए बनी ताकि तुम्हें यूज करके चैंगफेंग गैंग को तोड़ सकूं और अपने गॉड फादर का बदला ले सकूं। तो जी गुस्से में कहता है वो सब खत्म हो चुका है। तो हायू कहती है हाँ लेकिन जैसे मैंने सोचा था वैसे नहीं, अगर मुझे पता होता कि इसका अंत ऐसे होगा तो मैं शुरू में ही सबको मार देती, मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ना तुम मेरी वजह से एक राक्षस बनते। ये कहते हुए वो रोने लगती है। तो जी उससे प्यार से समझाता है कि देखो अभी भी मैं तुम्हारे पास हूँ, प्लीज फास्ट को भूल जाओ और एक बार सिर्फ एक बार मुझसे प्यार करके देखो। तो हायू उसकी आंखों में देखकर कहती है कि तुम्हारा प्यार बस जबरदस्ती का कंट्रोल है, बिल्कुल वैसा ही जैसा अंकल कुन ने तुम्हें पाला था। वो उसे समझाती है कि असली प्यार में रिस्पेक्ट और फ्रीडम होती है, किसी को अपनी परछाई बनाकर रखना प्यार नहीं होता। देन जब जी बेचैन होके पूछता है कि अगर मैं खुद को सरेंडर कर दूं या सारन पॉट के सारे क्रिमिनल्स को खत्म कर दूं तो क्या तब तुम खुश होगी। तो ये सुनकर हायू सीधा कहती है कि तुम ऐसा कभी करोगी ही नहीं। अब ये सुनकर जी का दिमाग ही खराब हो जाता है और वो उससे कहने लगता है कि प्लीज मुझसे तुम झूठ ही बोल दो कि तुम मुझे प्यार करती हो। अब ये सुनकर हायू वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे पकड़ के किस करने लगता है और रूम में लाकर उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। वो उसे हटाने की कोशिश तो करती है मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी जी खुद अचानक रुक जाता है और बाद में उसे बहुत गिल्ट होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। और अचानक उसे हायू के रूम से एक आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए वहाँ पर आता है तो काफी घबरा जाता है क्योंकि हायू ने अपनी कलाई काट के सुसाइड करने की कोशिश की थी। अगले सीन में दिखाते हैं कि डॉक्टर ने उसे वक्त रहते बचा लिया था लेकिन ये इंसिडेंट जी को अंदर से तोड़ देता है। वो शराब के नशे में पूरा डूब जाता है और गिल्ट और डर के साए में जीने लगता है और नशे और होश के बीच अंकल कुन की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगती है कि एक इंसान और एक मॉन्स्टर कभी एक नहीं हो सकते। और इन्हीं ख्यालों के साथ वो जिंदा लाश की तरह पड़ा रहता है। अगले दिन जब फेलोंग आता है तो वो जी की ऐसी हालत देख कुछ नहीं कहता। तभी अचानक जी उठता है और रेडी होने चले जाता है क्योंकि वो समझ चुका है कि प्यार और नरम दिल से कुछ नहीं बदल रहा। अब उसका रवैया धीरे धीरे और ज्यादा कोल्ड और बहरम हो जाता है। वो रेंची की रखवाली वाली राख लेके हायू के सामने आता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं इस राख को इस पूरी सिटी में उड़ा दूंगा। अब वो डर के मारे फटाफट से खाना खाने लग जाती है। उस दौरान जी उससे कहता है अब जब तुमने मुझे छोड़ के मौत को चूज किया है तो अब मैं भी तुम्हारी जिद बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब उसने यूके जाने का प्लान कैंसिल कर दिया होता है। वो सीधा कहता है कि अब तुम यहीं मेरे पास रहोगी और अपनी गलतियों का हिसाब चुकाओगी। मैंने तुम्हें बहुत स्पॉइल करा है पर अब नहीं। फिर वो एक आखिरी शर्त रखता
कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये कहकर चले जाता है। फिर बाहर आता है और फेलोंग से कहता है कि मैं काउंसलर जू के भेजे हुए गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करता हूँ। यानी कि जी अपना अलायंस उनके साथ पक्का कर लेता है। इससे क्लियर हो गया कि अब वो पूरी तरह क्राइम की दुनिया को अपनाने वाला है। फिर वो फेलोंग को ऑर्डर देता है कि वो सब आदमियों को एंसेस्ट्रल हॉल में जमा करे एक फॉर्मल सेरेमनी के लिए। यहाँ हायू को दिखाते हैं जो रेंची की ग्रेव पर शोक मना रही थी। तभी जी हैंग का कलीग ऑफिसर ली वहाँ पर आता है और कहता है कि जी अब अंकल कुन से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। देन वो उसे रेंची का फोन दिखाते हुए रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करो। रेंची के फोन में जो इन्फॉर्मेशन है उसे डिक्रिप्ट सिर्फ तुम ही कर सकती हो। शायद वही पूरे ऑपरेशन को गिराने की चाबी बन जाए। लेकिन हायू वो कहती है कि अब मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। लेकिन ऑफिसर ली हार नहीं मानता। वो बोलता है कि प्लीज अपने गॉड फादर के मिशन को अधूरा मत छोड़ो। लेकिन हायू उसे अनसुना करके चले जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि एंसेस्ट्रल हॉल में सब इकट्ठा हो गए होते हैं और जी अपनी पावर दिखाने के लिए उन लोगों को वहीं मरवा देता है जो उसकी लीडरशिप के खिलाफ खड़े हुए थे, यानी जो एल्डर्स थे वो। तो वहीं काउंसलर के लोग बहुत सेटिस्फाई होते हैं क्योंकि जी ने उनके साथ हाथ मिला लिया है। और उसके बाद वो सबके सामने आके अंकल कुन की जगह पर बैठता है और फेलोंग उसे एक बहुत ही पुरानी तलवार हाथ में देता है, जिसका मतलब ये है कि अब वो ही यहाँ का नया बॉस है। फिर सब लोग उसके सामने सर झुकाते हैं और तभी हायू भी एंसेस्ट्रल हॉल पहुंचती है, जहाँ सेरेमनी के बीच वो हायू को वो जी को अंकल कोन की पोजीशन पर बैठा हुआ पाती है, एकदम अलग और पहले से भी ज्यादा खतरनाक। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।